नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। भारत 24 आप देख रहे हैं और दृष्टिकोण में आज मैं पूर्णिमा मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा विषय जिस विषय को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। वो विषय है महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं के अधिकारों का, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का। बीते कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से लंबी बहस और मुबाहिसों का दौर चला और उसके बाद सदन के भीतर 33% महिला आरक्षण का जो अधिनियम था उसने बिल का रूप ले लिया राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद। लोगों में बड़ी खुशी थी और ये कहा जा रहा था कि ये ऐतिहासिक फैसला है और इस ऐतिहासिक फैसले के साथ साथ महिलाओं की हिस्सेदारी जब संसद के अंदर बढ़ेगी तो न सिर्फ संसद में बल्कि पंचायत स्तर पर जब महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा मजबूत होगी तो वाकई में जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उसमें और ज्यादा दृढ़ता आएगी, उनको और बहुत ज्यादा मंजूरी मिलेगी। मैं एक महिला होने के नाते जितनी बार इस बिल के पास होने के बाद लोगों से मिली, उनसे मैंने बातचीत की, लोग इसको लेकर काफी खुश नजर आए और कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी मिली। कुछ लोग जो राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनका यह भी कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मुगालता है क्योंकि इसको लागू होने में एक लंबा समय है। कुछ लोगों का यह कहना था कि चलिए अच्छा है, कम से कम एक शुरुआत तो हुई। यानी सदन के भीतर महिलाओं के लिए 33% का जो आरक्षण था वो बिल पास हुआ, दोनों ही सदनों में इसे पास कर दिया गया। लेकिन इसकी एक और इतर तस्वीर है और ये सच्ची तस्वीर है कि इसको लागू होने में अभी वक्त लगेगा। ये राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप जरूर ले चुका है, लेकिन इसमें 3 बड़े अभी व्यवधान हैं जो सामने बने हुए हैं। जैसा कि एक ये कि राज्यों से इसको मंजूरी मिले, क्योंकि अगर आप लॉ की बात करेंगे तो अनुच्छेद 368 के तहत कम से कम ऐसे 14 राज्य की विधानसभाएं हैं जिनको इसको अपनाना होगा, लागू करना होगा और उसके बाद ही ये असल मायनों में लागू हो पाएगा। दूसरी बड़ी चीज, जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन अधिनियम बिल लागू नहीं हो पाएगा और इसीलिए जनगणना के लिए इंतजार करना होगा जब जनगणना पूरी हो जाएगी। और तीसरी बड़ी चुनौती अभी जो सामने है वो है परिसीमन की चुनौती, और परिसीमन का जो पेच है वो बहुत बड़ा पेच है। जाहिर बात है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने अपने टारगेट्स हैं, उनके अपने अपने वोटर्स हैं। परिसीमन के बाद उन तमाम पार्टीज के लिए चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, लेकिन यह तय है कि लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानून में अब तब्दील हो चुका है। जगह जगह खुशियां इसको लेकर मनाई गई, लेकिन जैसा कि मैंने कुछ अड़चनों का जिक्र किया वो अभी बाकी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये 2029 से लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 2024 के चुनाव हैं, उसके बाद 2029 तक क्या ये लागू हो पाएगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है। आज दृष्टिकोण में इस मुद्दे पर चर्चा करने की वजह यह है कि तमाम अखबारों को पलटते हुए ऐसे बहुत सारे आर्टिकल और एडिटोरियल्स आए जिसमें इसको लेकर चर्चा की गई थी। अब से कुछ देर पहले मैंने कुछ चुनौतियों का जिक्र किया तो दैनिक भास्कर अखबार में आरती जैरत की एक संपादकीय टिप्पणी आई है जिसकी हेडलाइन है, कहीं एक और चुनावी जुमला न बन जाए महिला आरक्षण बिल। ये इसीलिए लिखा गया, इसका मैं आपको आधार बता देती हूं, क्योंकि इसमें उन्होंने उन्हीं चुनौतियों का जिक्र किया जो अभी मैंने आपको बताई। यानी कि एक तरफ राज्यों से मंजूरी, दूसरी तरफ जनगणना और तीसरी तरफ परिसीमन, ये 3 पेचों का जिक्र किया गया। लेकिन जनगणना का भी इसमें वो जिक्र करती हैं, कहती हैं कि जनगणना जो 2021 में होने वाली थी, कोविड के चलते वो टल गई। कोविड खत्म होने के बावजूद अभी तक इसको 8 बार टाला जा चुका है। और दूसरी तरफ जो INDIA गठबंधन है, आपने बीते कुछ दिनों में देखा बिहार में जो सर्वे सामने आया जातिगत जनगणना का, उसके बाद एक अलग विवाद पैदा हो गया है। यानी कि इसमें पेच बहुत सारे हैं और जिस तरीके से महिला आरक्षण कानून पास कराया गया उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। इसका जिक्र आरती जैरत अपने इस आर्टिकल में करती हैं। इसको थोड़ा सा और तफसील से मैं आपको बताऊंगी ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिर उनका पर्सपेक्टिव इसको लेकर है क्या। 2026 में प्रस्तावित परिसीमन भी जनगणना पूरी होने के बाद हो सकेगा। जनगणना जातिगत आधार पर हो या नहीं, लेकिन परिसीमन राजनीतिक रूप से एक विवादास्पद प्रक्रिया साबित हो सकती है। जैसे कि उन्होंने MK स्टालिन और इसमें KCR का जिक्र किया, जो ये कह चुके हैं कि परिसीमन में दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों के उलट दक्षिण भारतीयों ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखा हुआ है। इसके साथ ही वो इसमें यह भी लिखते हैं कि महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं ये एक तरीके का चुनावी परपंच जैसा नजर आता है, ताकि महिला वोटर्स को लुभाया जा सके। क्योंकि आज भी
इसमें वो जिक्र भले ही राजनीति का करती हूँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमेशा से मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है, जो पेट्रियार्की रही है, जो पेट्रियार्कल कल्चर रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि महिलाओं की भागीदारी को अपने साथ लेकर चलने के लिए पुरुष एक तो कितना ज्यादा तैयार है, और दूसरा असल मायने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस 33% के साथ कितना देखने को मिलेगा। आप अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो शायद ये मुमकिन भी होगा पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ, लेकिन अगर आज भी गांव देहात में आप जाएंगे, आप पंचायती प्रक्रिया देखेंगे तो उसमें भले ही शक्ल नजर आती है, चेहरा महिला का नजर आता है, लेकिन उसको पीछे से लीड करने वाला कौन होता है? उसके परिवार का एक पुरुष सदस्य होता है। तो जाहिर बात है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे पेच है, क्योंकि अगर एक महिला रिप्रेजेंट करेगी तो महिला मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचेगी, जैसे कि सड़क बनी हो। महिला इस बात का भी ध्यान रखेगी कि पानी की किल्लत ना हो। महिला ये सोचेगी कि अगर उसके घर में कोई बेटी है तो उसको बराबरी का अधिकार मिले, न सिर्फ बराबरी का अधिकार मिले, उसको एक बेहतर शिक्षा मिल सके। ये ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में एक महिला प्रतिनिधि सोच पाएगी, और शायद यही एक वजह है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने के बाद एक बड़े बदलाव की उम्मीद जरूर की जा रही है। लेकिन फिर भी आरती जरद जरूर इस बात का जिक्र करती है कि कहीं एक और चुनावी जुमला बनकर ना ये रह जाए, क्योंकि अभी तो 2024 है, उसके बाद 2029 तक भी लागू हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। अब इसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र करूंगी। इंडियन एक्सप्रेस का ये जो अखबार है, इसका एक बहुत ही अट्रैक्टिव एडिटोरियल, इसको मैं कहूंगी, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल लिखा गया है ह्यूग एंड कॉलिन गैंजर की तरफ से। ये लोग ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स एडिटोरियल आप इनको कह सकते हैं, संपादकीय है, लिखते हैं ये, संपादक हैं ये, और ट्रैवल करते करते। अब इसमें ये मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि आपको दिख नहीं पाएगा, इसलिए इसको मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इसमें सबसे पहली जिस हेडलाइन के साथ इन्होंने अपना एडिटोरियल लिखा है, वो कहती हैं कि विमेंस बिल थ्रू आवर ट्रैवल्स, यानी कि घूमते घूमते हमने इस विमेन बिल को समझने की कोशिश की है, और उसको लेकर क्या क्या उनको नजर आया ट्रैवल करते करते, उसका पूरा इसमें एक प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं बही खाता एक तरीके का इसमें लिखा हुआ है। वी लर्न दैट विमेन्स एम्पावरमेंट इज इनएविटेबल, वोंट बी डिनाइड, यानी कि इसको नकारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में भी वो जाती हैं, यानी ट्रैवल करते करते अलग अलग जगह पर किस तरीके का दृष्टिकोण उनको देखने को मिला है। जैसे कि वो ये कहती हैं कि कुछ ऐसे फंडामेंटल रोल्स हैं, जैसे कि बर्थ, चाइल्ड बेयरिंग, होम बिल्डिंग, प्रॉब्लम शेयरिंग विद अदर विमेन, जो कि सिविलाइजेशन का बेसिक है, उसमें महिलाओं की भागीदारी को डिनाई नहीं कर सकते। मणिपुर जब वो पहुंची यूनियन मिनिस्ट्री टूरिज्म के एक कमीशन में, तो वो कहती है कि हमने देखा कि यहाँ पर एक ट्रेडिशन है, एक पूरा मार्केट है, जहाँ पर 16वीं सेंचुरी से ही लगभग 5000 से 6000 विमेन वेंडर्स हैं, जो या तो शादीशुदा या डिवोर्स हैं, और वो फूड आइटम से लेके हैंडीक्राफ्ट तक बेचती हैं, यानी कि वो 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात का मुझे जिक्र करना होगा, और वो ये कि मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें 35% का आरक्षण दे दिया गया है, सीधे डायरेक्ट एंट्री रोजगार के लिहाज से। ये तो हो गया अखबारों का दृष्टिकोण, लेकिन जाते जाते एक अपना दृष्टिकोण एक महिला होने के नाते मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगी। और मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि भले ही तमाम सरकारें बात करें रिजर्वेशन की, महिलाओं की भी हिस्सेदारी की, उनकी भागीदारी की, और उसको लेकर एक रिजर्वेशन की बात करें, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव, और अपने दिल पर हाथ रखकर आप सोचिएगा, सबसे बड़े बदलाव की जरूरत है आपके अपनी सोच में आने की। सरकारें नियम बना लेंगी, सरकार उसको कानून का रूप दिलवा के लागू भी करवा लेंगी, लेकिन अगर आपके मन में विचार है कि महिलाओं को आपको बराबरी का अधिकार देना है, लेकिन अगर आपकी सोच है कि आपको धर्म आधारित प्रायोरिटीज नहीं देनी है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए, और आप कास्ट बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, यानी इस जाति को इतनी रिप्रेजेंटेशन क्यों, या ये तो पिछड़ी जाति है, या अति पिछड़ा जाति है, या ये सवर्ण जाति है। अगर आप इन सब से परे उठ जाएंगे तो मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि समाज में आने वाले वक्त में इस रिजर्वेशन की व्यवस्था से हम जरूर ऊपर उठ पाएंगे। आज दृष्टिकोण में फिलहाल इतना ही।